नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। आज अपना जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वो इसलिए कि जो अपने अब तक पढ़ लिया है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने बोर्ड परीक्षा से संबंधित, उन प्रश्नों को मैं आपको नोट कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आज का प्रमुख टॉपिक रहेगा असंतुलित व संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को आपने लिखना सीख लिया था, तो उसी के आधार पर हम संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण को समझेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा, आपका उदाहरण है N2 प्लस H2 क्रिया करके NH2, और दूसरा अपना सिंपली उदाहरण है CaCO3 गर्म किया जाए CaO प्लस का CO। अब इन दोनों को हम किस प्रकार से समझेंगे, उसके लिए अपन को दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो कि द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण नियम कि रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित, रासायनिक समीकरण से संबंधित द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है। ये नियम आपको क्या बता रहा था कि क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान नियत रहता है, अर्थात उसको न तो आप सर्जित कर सकते हो न विनिष्ट कर सकते। दूसरा है जो क्रियाकारक और क्रियाफल हैं, उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या LHS साइड और RHS साइड दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। यदि ये बराबर आ रही है तो समीकरण आपकी संतुलित होती है, यदि बराबर नहीं आ रही है तो समीकरण क्या होती है, असंतुलित होती है। तो पहला तो किसके आधार पर हम करेंगे, किसके आधार पर समझ सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर, और दूसरा तत्वों के परमाणु की संख्या, इस आधार पर समझ सकते हैं, तत्वों के परमाणु की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर इन दोनों को हम आधार मान करके यहां पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे और ये जानेंगे कि समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। तो देखिए सबसे पहले ये वाला नियम इस पर लागू करते हैं, इस पर लागू करते हैं। N2 आपका नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन परमाणु है उसका द्रव्यमान आपका होता है 14। दो नाइट्रोजन के हैं तो कितना हो जाएगा, इंटू 2। इसी प्रकार से एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1.008, हम यहां पर 1 ले लेते हैं, इंटू 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, ये 2। इधर आपका नाइट्रोजन का वही कितना है, एक परमाणु है 14 प्लस हाइड्रोजन आपके 2 हैं तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2। तो यहां पर कुल द्रव्यमान आप देखो कितना आ रहा है 28 प्लस 2, और ये आपका आ रहा है इधर कितना 14 और कितना 2 16 आ रहा है। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 16। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इधर क्रियाकारक और क्रियाफलों का द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। इसका मतलब ये जो समीकरण है ये अपने इस नियम का पालन नहीं कर रही है। तो जो समीकरण इस नियम का पालन नहीं करती है कौन सी कहलाती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो आपकी ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब समीकरण 2 को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम है, तो कैल्शियम का जो द्रव्यमान होता है कितना 40 प्लस कार्बन का 12। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन परमाणु का कितना होता है 16। यहाँ पर अपने पास कितने हैं 3। इधर देखिए कैल्शियम का कितना है
40 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का आपका 1 का 16 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 16 इंटू 2। इसका आप टोटल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 100। इधर टोटल कीजिए, कितना आएगा 100। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, क्रिया कारकों का द्रव्यमान और क्रियाफलों का द्रव्यमान नियत रहता है, एक समान रहता है, तो वो कौन सी समीकरण कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण। और ये जो है समीकरण अपने इस नियम का पालन कर रही है, तो अपन कह सकते हैं कि ये आपके समीकरण द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है, इसका पालन करती है, जबकि ये समीकरण इसका पालन नहीं करती है। तो ये आपकी कौन सी समीकरण कहलाती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये कौन सी कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये तो हो गई द्रव्यमान संरक्षण के बारे में बात। अब दूसरी मैंने कहा कि तत्वों के परमाणु की संख्या के आधार पर आपको देखना है कि रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं है। वो देखिए, यहां पर नाइट्रोजन कितने तत्व हैं, यहां पर इसके परमाणु कितने हैं 2 हैं। हाइड्रोजन के इधर कितने हैं 2। इधर देखिए नाइट्रोजन का आपका 1 है और हाइड्रोजन में कितने हैं 2 हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तो समान है, लेकिन नाइट्रोजन परमाणु की संख्या समान यहां पर नहीं है। तो अपन कहेंगे कि ये इसका अनुपालन नहीं कर रही है। इसमें देखिए कैल्शियम आपका क्रियाकारकों में 1, क्रियाफलों में 1, कार्बन क्रियाकारकों में 1, क्रियाफलों में 1, ऑक्सीजन क्रियाकारकों में कितने आपके 3, इधर 1 प्लस 2 कितने 3। तो ये इसके आधार पर क्या बन रही है, संतुलित रासायनिक समीकरण बन रही है। तो वो रासायनिक समीकरण जिसमें क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों तरफ यदि तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होती है तो वो आपकी कहलाती है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अपन अब इनकी परिभाषा नोट कर लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो सबसे पहले अपना देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, जो भी मैं परिभाषा लिख रहा हूं उस परिभाषाओं को आप साथ साथ अपने कॉपी में नोट करते रहिए, जिससे पढ़ने में आपको आसानी रहे। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या परिभाषा हो जाएगी, वे रासायनिक समीकरण जिनमें क्रियाकारकों व क्रियाफलों के एक या अधिक तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं हो तो कौन सी समीकरण कहलाएगी, आपकी असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, वही अभी जो लिखा था N2 प्लस H2 क्रिया करके NH2। तो ये किस प्रकार की समीकरण आपकी असंतुलित समीकरण है। ठीक है। दूसरी परिभाषा, दूसरी है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण कि संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सी होती है। तो इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि यहां पर हमने कहा कि संख्या समान नहीं होती है। इसमें क्या होगा कि क्रियाकारक और जो क्रियाफल बन रहे हैं उनकी संख्या क्या होगी, बराबर होगी, समान होगी। तो क्या कहेंगे, वे रासायनिक
समीकरण जिनमें क्रियाकारकों व क्रियाफलों के तत्वों में परमाणु की संख्या समान होती है। तो जिनमें समान होगी वो कौन सी कहलाएगी? आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे CaCO3 गर्म करेंगे CaO प्लस का CO3। तो ये हो गई आपकी संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। परिभाषा आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आपने सीख लिया कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अब प्रश्न ये आता है कि जो आपकी असंतुलित रासायनिक समीकरण है, उस असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाए। तो संतुलित करने के लिए यहां अपन जो विधि काम में ले रहे हैं वो विधि आपकी कहलाएगी हीट एंड ट्रायल मेथड। यानी जो भी रासायनिक समीकरण है उस रासायनिक समीकरण को संतुलित आपको लिखना है, तो इसकी जो विधि आपको क्या बताई है? हीट एंड ट्रायल विधि, या इसको क्या कहा जाता है? अनुमापन विधि, अनुमापन मेथड। कि जो भी समीकरण है उसको आपको अनुमान के द्वारा संतुलित करना है। अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या दोनों तरफ आपको संख्या बराबर करनी है। संख्या बराबर करेंगे तो अपने द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने लग जाएगी समीकरण। तो उसके आधार पर अपन कह देंगे कैसी समीकरण होगी? ये संतुलित समीकरण होगी। तो हम ये जो अनुमापन विधि है या जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर अलग अलग चरण अपनाएंगे। उन्हीं चरणों को आधार मानकर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, या यूं कहें कि असंतुलित रासायनिक समीकरण से क्या बनाना? संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना। विधि यहां पर जो हम काम में ले रहे हैं, विधि कौन सी बताइए अभी को? अनुमापन विधि, अनुमापन विधि। ठीक है, इस विधि के आधार पर अपन इसके अलग अलग चरण हैं, उन चरणों से रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहला अपन यहां उदाहरण ले लेते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण का। वो आपका है Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। तो यहां पर देखिए Fe इधर आपका एक परमाणु है, इधर कितने हैं? 3 है। हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2 संतुलित हो रहा है। ऑक्सीजन का इधर आपका 1 है, इधर कितने हैं? 4 है। तो समीकरण आपकी संतुलित नहीं है, तो इसको आपको क्या करना है? संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए जो सबसे पहला अपन जो काम करेंगे वो अपना काम ये है कि ये जो भी आपके यौगिक दे रखे हैं, इन यौगिकों का जो संरचना सूत्र है वो कभी चेंज नहीं करते हैं। यदि संरचना सूत्र आपने चेंज कर दिया तो आपकी रासायनिक समीकरण पूरी
गड़बड़ हो जाएगी, वो सूत्र आपका जो यौगिक का था वो उसका सूत्र नहीं रहेगा। तो पहली बात याद रखना कि इसका जो संरचना सूत्र है उसमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसके लिए पहला जो हम प्रोसेस अपनाएंगे वो ये कि ये जो भी आपके यौगिक या तत्व दे रखे हैं इनको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाएगा। ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ कि जो तत्व का यौगिक है उसके सूत्र को अपन परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात ये होगी। अगले चरण में आपको क्या करना है कि रासायनिक समीकरण में जो भी तत्व दे रखे हैं इन तत्वों के क्रियाकारक और क्रियाफलों की जो संख्या है वो आपको नोट कर लेनी है कि क्रियाकारकों की संख्या, तत्वों की संख्या कितनी है और क्रियाफलों में उनकी परमाणु की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। इधर अपन लिखेंगे तत्व का नाम, यहाँ आपकी जो रासायनिक समीकरण है उस समीकरण का LHS वाला पार्ट हम लेंगे, या क्रिया कारकों में परमाणु की संख्या। अगले पार्ट इधर वाले RHS पार्ट में हम ले लेंगे क्रियाफलों में परमाणु की संख्या। देखिए तत्व कौन कौन से आपका, एक आयरन का है, एक आपका हाइड्रोजन का है, एक आपका ऑक्सीजन का है। इधर जो तीन तत्व हैं इसी प्रकार के तीन तत्व आपके इधर हैं, इनको अपन ने यहाँ नोट कर लिया। अब देखिए Fe जो आयरन के क्रिया कारकों की संख्या परमाणु की कितनी है, यहाँ पर कितनी है आपकी, एक। इधर कितनी है, देखो कितनी है, 3। हाइड्रोजन इधर कितना है आपका, 2। इधर भी कितना है, 2। ऑक्सीजन इधर आपका 1 और इधर कितना है, 4 है। तो अपन क्या देख रहे हैं, मोटा मोटी यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि तत्वों की संख्या हाइड्रोजन की तो समान है लेकिन आयरन की और ऑक्सीजन की तत्वों की संख्या दोनों तरफ समान नहीं है। तो इन संख्या को समान करने के लिए अपन कौन सा मेथड काम में ले रहे हैं, हिट एंड ट्रायल या अनुमापन विधि। अब देखिए करेंगे क्या, इसमें जो भी आपका तत्व है इस समीकरण को मैं यहां ऊपर रख देता हूं, मैं अपनी समीकरण Fe प्लस H2O क्रिया करते हैं और Fe3O4 बनाते हैं प्लस का H2। ठीक है, इन तत्वों की जो संख्या है यहां पर साइड में नोट कर देता हूं। देखिए इधर आपका है F तत्व, इधर आपका इसके दो पार्ट कर देता हूं, एक आपका है LHS का और एक है RHS का। F की इधर संख्या कितनी है आपकी, 1, इधर कितनी है, 3। आपका तत्व है हाइड्रोजन, इधर संख्या है 2, इधर भी है आपकी 2। तत्व है आपका कौन सा, ऑक्सीजन, इधर संख्या 1 है, इधर संख्या आपकी कितनी है, 4 है। ठीक है, इसको मैं भी मिटा देता हूं। अब अपन क्या करते हैं कि एक एक करके जो तत्व है उनकी संख्या को बराबर करेंगे। अब वो किस प्रकार से करेंगे, तो करने के लिए आपको ये देखना है कि ये जो तत्व हैं इन तत्वों में किस परमाणु की संख्या सबसे अधिक है। जितने परमाणु की संख्या जो अधिक होगी उसी तत्व को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो अपन यहां पर क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या आपके यहां पर कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अब ये संख्या देखो, ये संख्या क्रिया कारक की भी हो सकती है और क्रिया फलों की भी हो सकती है, किसी की हो सकती है। तो अधिकतम संख्या किसकी, आपकी ऑक्सीजन की है। तो इसी को आधार लेकर समीकरण को संतुलित किया जाएगा। तो यहां पर वही आपकी छोटी सी टेबल कि यहां पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन
तत्व है, यानी जो अपन अलग अलग तत्व लिए हम अलग अलग तत्व को संतुलित लेके यहाँ पर करेंगे। ऑक्सीजन तत्व है, यहाँ पर क्या आ जाएगा उसका सीधा मैं लिख रहा हूँ LHS पार्ट। LHS पार्ट का मतलब है क्रिया कारकों वाला भाग, और यहाँ पर आपका है RHS पार्ट, यानी समीकरण के क्रियाफल का भाग। यहाँ पर आएगा आपका प्रारंभिक संख्या। प्रारंभिक संख्या कि ऑक्सीजन की प्रारंभिक संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन के जो LHS पार्ट में संख्या कितनी है आपकी 1, RHS पार्ट में संख्या कितनी है 4 है। दूसरा है संतुलन के बाद, यहां लिख देना संतुलन के पश्चात संख्या। अब देखिए जो एक वो संख्या है वो किस रूप में है आपकी, यहां पर ये था H2O के रूप में एक संख्या है। यहां पर ये संख्या किस रूप में है, देखो 4 Fe3O4 Fe3O4 के रूप में है। अब ये तो प्रारंभिक संख्या है, अब इस संख्या को बराबर करना है आपको। तो इस संख्या को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, एक ऐसे गुणांक को हम लिया जाता है या ऐसे एक गुणांक को लेते हैं जो दोनों को संतुष्ट कर दे। वो कैसे, जैसे मान लेते हैं आपका ये 1 है, 1 को मैं 4 के गुणांक से मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ आपका 4 है, 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आपका कितना आ गया 4 आ गया, ये भी कितना आ गया 4 आ गया। तो दोनों तरफ संख्या ये क्या आ गई बराबर आ गई। अब जो गुणांक से आप संख्या से गुणा कर रहे हो उस गुणांक को जो आपका यौगिक है उस यौगिक से पहले यहां पर लिख दिया जाएगा। तो ये 4 था, मैं 4 को कहां लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा। तो अब ये पहला जो तत्व था आपका हाइड्रोजन, अब देखिए इधर कितना आ रहा है, हम अपने ऑक्सीजन लेके चल रहे थे, ऑक्सीजन का इधर कितना आ गया 4 हो गया, इधर कितना था 4, यानी ये जो ऑक्सीजन है 4 गुणांक है वो इससे भी गुणा हो रहा है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से भी गुणा हो रहा है। यहाँ कोई लिखा हुई संख्या नहीं, इसका मतलब क्या है यहाँ पर 1 है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन तत्व आपका क्या हो गया यहाँ पर संतुलित हो गया। अब दूसरा तत्व है, अगला तत्व अपन ले लेते हैं कौन सा, दूसरा, आप इनमें से कोई भी एक ले लो। ऑक्सीजन तो हो गया ये तो संतुलित, अब क्या ले लेते हैं हाइड्रोजन ले लो। हाइड्रोजन में क्या देखते हो, हाइड्रोजन इधर आपके कितने हो गए 4 × 2, यानी ये जो संख्या होगी परमाणु की संख्या वो इसके साथ गुणांक से मल्टीप्लाई होगी। तो इधर कितने हो गए आपके ये 8 हो गए, इधर कितने आपके 4 हैं। तो यहां पर तत्व कौन सा ले लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु ले लेते हैं। तो इधर 8 है और इधर आपके कितने हैं 2 हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही प्रक्रिया, यहां पर आपका क्या है, ये आंशिक संतुलित समीकरण है, ये 4H2O और यहां पर क्या है आपका H2 के रूप में। तो प्रारंभिक संख्या इसकी कितनी है, यहाँ पर 8 आ रही है, यहाँ पर कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो क्या करेंगे, ये इसको 8 × 1 कर देते हैं और इसका गुणांक क्या ले लेते हैं 2 × 4 ले लेते हैं। तो ये भी आपकी कितनी 8 और ये भी कितनी आपकी 8 हो जाएगी। अब ये जो गुणांक संख्या अपने गुणा की है उसको कहाँ नोट कर दिया जाएगा, इस कोष्टक के बाहर यहाँ नोट कर दिया जाएगा। तो अब आपका हाइड्रोजन में संतुलित हो गया, ऑक्सीजन में संतुलित हो गया। अब एक बच गया, कौन सा Fe का, सॉरी यहाँ पर आपका Fe था, Fe का बच गया। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, यहां पर वही आयरन, आयरन के लिए वही प्रारंभिक संख्या देखो कितनी है, इधर प्रारंभिक संख्या कितनी है आपकी 1 है, इधर कितनी है ये 3 है। ये आप किस रूप में है Fe के रूप में, और ये 3 किस रूप में है Fe3O4 के रूप में। तो यहां पर इसका गुणांक क्या ले लेते हैं 3, इसका गुणांक कि 1 आपको कितना था 3 × 1। तो ये 3 जो गुणांक है उसको कहां पर नोट कर दिया जाएगा, इस जगह नोट कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए अब Fe के इधर भी 3 हो गए और आपके RHS साइड में कितने हो गए 3 हो गए। तो अपन कह सकते हैं कि अब ये जो समीकरण है वो आपकी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है।
अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3Fe प्लस 4H2O क्रिया करके Fe3O4 प्लस 4H2O। ये आपकी जो समीकरण यहां पर बनी है, ये समीकरण कौन सी कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण। यदि इस प्रकार से आप रासायनिक समीकरण को संतुलित बनाते हो तो कभी भी गलती होने की संभावना नहीं रहती है। एक दो उदाहरण यदि अपन कर लेंगे तो उसके बाद हम अनुमान के द्वारा सीधे रासायनिक समीकरण को देख करके भी संतुलित कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो अपना अध्याय अब तक का हो गया है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं आपको आज के होमवर्क के रूप में आपको देना चाह रहा हूं। तो पहला आपका है, प्रश्न नोट कर लीजिए कि भौतिक परिवर्तन को उदाहरण द्वारा समझे, उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तीसरा है रासायनिक परिवर्तनों के दौरान होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। परिवर्तनों को लिखिए, या यूं भी कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तनों के दौरान रासायनिक समीकरण में क्या परिवर्तन होते हैं उनके बारे में लिखिए। अगला आपका है रासायनिक समीकरण के संदर्भ में द्रव्यमान संरक्षण नियम लिखो। और पांचवा आपको है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। समीकरण आपकी है KClO3, गर्म करेंगे KCl प्लस 3O2। तो ये आपका आज का होमवर्क, सरल कीजिए और मैं आशा करता हूं कि जो भी आपको बताया है आपको जरूर समझ में आया होगा। आपका जो लेसन है किस प्रकार से आपको लगा है उसका कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और आपको और अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से आपको क्लास दे सके।